Hello, my dear lovely student. Today we are going to start fundamental property of electric charge. फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके पहले हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसके पहले हम लोग भी कुछ चार्ज का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में कुछ समझ चुके हैं। चार्ज कितने प्रकार का होता है, लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, उसका यूनिट्स कूलम्स होता है। कूलम्स बड़ा यूनिट है, उससे छोटा यूनिट्स में अगर चलेंगे तो हम लोग आज या आगे चल के बहुत सारा जो एक्सपेरिमेंटली वर्क करेंगे या जो मैथमेटिकल्स जो न्यूमेरिकल्स फैक्ट को देखेंगे या न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, उसमें हम लोग चार्ज का एक छोटा यूनिट टेकअप करेंगे, माइक्रो कूलम। बहरहाल हम लोग फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पर चर्चा करेंगे, और आज विशेषकर हम लोग जो इसका बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आज मुख्य रूप से हम लोग इस तीन फंडामेंटल जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है उस पर चर्चा करेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि ये अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एडिटिव नेचर्स ऑफ चार्ज को समझते हैं कि एडिटिव नेचर्स ऑफ चार्ज क्या होता है। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ये एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। देखिए, किसी भी चीज को, किसी भी फैक्ट को यदि जटिल तरीके से, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ले अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो वो थोड़ा सा समझने में बहुत कष्टदायक सिद्ध होता है। लेकिन अगर किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी रूल को बहुत इजी वे में अगर हम समझने की कोशिश करें, थोड़ी अपनी दिमाग को, अपने ब्रेन को खुले आवरण में छोड़ दें कि कुछ खींच के, कुछ पकड़ के ले आए, तो उसे समझने में बहुत आसानी और सुविधा हो जाती है। देखिए, ये जो एडिटिव नेचर्स है, ये कुछ दूसरा नेचर नहीं है, कोई दूसरा नेचर नहीं है, ये जोड़ का ही एक चार्ज है, इसमें जोड़ का एक नियम है, यानी कि ऐड से ही हुआ है एडिटिव। ऐड हम लोग पढ़े हैं, तो ऐड से ही हुआ है एडिटिव। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं, एक बॉडी मान लिया कि एक बॉडी है, या कोई स्पेस है, या कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन ये कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट्स है। अब हम क्या करते हैं कि ये जब हमने इसको कंसीडर किया तो ये न्यूट्रल था। न्यूट्रल होने का मतलब कि इस पर जो नेट चार्ज था, नेट चार्ज इस बॉडी पर 0 है, यानी कि बॉडी और इट विल बी न्यूट्रल। अब हम क्या करते हैं कि इसमें कोई चार्ज देते हैं, इसमें हम कोई चार्ज देते हैं, और वो चार्ज कुछ भी दे सकते हैं, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम। तो हम इन केस मान लेते हैं कि इसमें हम 2 माइक्रोकूलम्स का चार्ज देते हैं। अब इसका जो नेट चार्ज 0 था, अब कितना हो गया,
अब तो इसमें हो गया जो चार्ज वो 2 माइक्रोकूलम का हो गया, 2 माइक्रोकूलम का। फिर हम एक और चार्ज इसमें देते हैं और ये चार्ज हम देते हैं 5 माइक्रोकूलम्स का, 8 माइक्रोकूलम्स का, कुछ भी। तो अब जब 5 माइक्रोकूलम्स का एक और चार्ज, और ये दोनों ही चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, जब हमने प्रोवाइड किया इसको, तो अब इसका जो नेट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम्स, दिस विल बिकम 7 माइक्रोकूलम, 7 माइक्रोकूलम हो जाएगा। 2 प्लस 5, 7 माइक्रोकूलम। अच्छा, अब 7 माइक्रोकूलम्स हमने एक और चार्ज इसमें दे दिया, और ये चार्ज हमने दिया इसको -2 जो भी है, 3 माइक्रोकूलम्स का चार्ज दे दिया। अब इसका नेट चार्ज कितना हो गया? तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 7 माइक्रोकूलम्स है, तो 7 माइक्रोकूलम्स को 3 माइक्रोकूलम्स आप पॉजिटिव 4 माइक्रोकूलम्स लिख सकते हैं। तो ये -3 माइक्रोकूलम्स और पॉजिटिव 3 माइक्रोकूलम्स एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट करेगा। सो नेट चार्ज कितना हो गया? यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा? तो नेट चार्ज बिकम 4 माइक्रोकूलम्स, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 2 माइक्रोकूलम्स पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम्स पॉजिटिव 5 माइक्रोकूलम्स और -3 माइक्रोकूलम्स, इट विल बी 4 माइक्रोकूलम्स। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो किसी भी स्थिति में नेट चार्ज उतना ही रहेगा, चाहे आप ऐसे देख लें, चाहे आप ऐसे देख लें, चाहे आप ऐसे देख लें, किसी भी स्थिति में। इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरे वे में कह सकते हैं कि यदि मेरे पास एक कोई चार्ज है या कोई बॉडी है जो न्यूट्रल बॉडी है, और इसमें हम कोई चार्ज देते हैं, मान लीजिए चार्ज Q1 देते हैं, फिर हम चार्ज इसमें Q2 देते हैं या पॉजिटिव चार्ज है, और ये कोई चार्ज Q3 देते हैं, डैश डैश कोई चार्ज मान लीजिए हम यहाँ से Q1 प्रोवाइड करते हैं इसको। इस न्यूट्रल बॉडी को हमने बहुत सारा चार्ज दे दिया, तो इस बॉडी पर जो नेट चार्ज हुआ, नेट चार्ज, अगर नेट चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करें, सो Q बिकम्स कितना? Q1 पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव, Q3 पॉजिटिव, डैश 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 Q1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? Q1 के बराबर होगा। अब ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? ये तो अलजेब्रिक सम है, और ऐसा नेचर कहाँ हमें देखने के लिए मिलता है? स्केलर क्वांटिटी में देखने के लिए मिलता है कि जब हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो वहां पर हम अलजेब्रिक मेथड्स का यूज करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक सम जो होता है वो किसी भी स्केलर क्वांटिटी का बेसिक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टी होता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं, अब इन सारे फैक्ट को देखने से हमें इतना तो समझ आ जाता है, इतना पता चल जाता है कि वी कैन से दैट then we can say that additive natures
कि the fact that the total charge on an इसका तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द observables equal to the observables sum of all the elementary charge in that object is known as additive natures of charge. Additive nature of charge. Additive natures of charge. ओके अब इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में हम लोग जो सेकंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है उसको देखेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। ओके, अब हम लोग सेकंड केस को देखते हैं और ये जो सेकंड है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए, इस बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी को देखने से ही समझ आ जा रहा है कि ये उसी स्टेटमेंट को लागू करता है जिसको हम एनर्जी के रूप में देख सकते हैं या पढ़ चुके हैं उसको, कि चार्ज न तो क्रिएट होता है न ही डिस्ट्रॉयड होता है। चार्ज न तो क्रिएट होता है और न ही डिस्ट्रॉयड होता है। अब इसको समझने के लिए हम एक बॉडी या स्पेस कंसीडर करते हैं और इसमें मान लीजिए कि ये एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है और इसमें कुछ बॉडीज हैं और इस बॉडीज पर कोई चार्ज है और ये जब ये एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है तो जाहिर सा बात है कि इस बॉडी के अंदर ही इंटरेक्शन होगा। बाहर चाहे कुछ भी हो वहां पर इंटरेक्शंस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस बॉडी को चार्ज, मान लिया जाए कि इस बॉडी में चार्ज 2 माइक्रोकूलम से और यहाँ पर चार्ज इस बॉडी में मान लीजिए 3 माइक्रोकूलम से। कितना है? 3 माइक्रोकूलम से। तो यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो कितना मिलेगा हमें? तो यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो मिलेगा 2 माइक्रोकूलम्स अब प्लस 3 माइक्रोकूलम्स और इट विल बी 5 माइक्रोकूलम्स। ये नेट चार्ज हुआ इस सिस्टम का। अब अगर हम इमेजिन करें कि इसका एक चार्ज हमने इसको प्रोवाइड कर दिया, यानी कि एक चार्ज इसका निकाल दिया, और जब एक चार्ज इसका निकाला किसी प्रकार से इसका एक चार्ज इसमें, ये दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ और इसका एक चार्ज इसमें जंप कर गया। तो जब इसमें एक चार्ज इसका फॉरवर्ड हुआ
तो अब इसके पास जो चार्ज है वो 1 माइक्रोकूलम हुआ, लेकिन इस बॉडी का चार्ज जो 1 माइक्रोकूलम्स इधर आया, तो अब ये 4 हो गया। कितना हो गया? 4। अब यहां पर देखते हैं, देखिए 1 माइक्रोकूलम्स और 4 माइक्रोकूलम्स। तो इस स्थिति में इसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज हुआ वो कितना हुआ? तो हम कह सकते हैं 1 माइक्रोकूलम्स। अब एडिटिव नेचर से इसको तो ऐड ही करेंगे ना, 4 माइक्रोकूलम्स और इट विल बी 5 माइक्रोकूलम्स। देखिए यहां भी 5 माइक्रोकूलम्स और यहां भी 5 माइक्रोकूलम्स। अब अगर हम, लेकिन यदि मान लें, हम किसी केस में हम ये मान लें कि एक जो कि अगर हम मान लेते हैं कि एक चार्ज यहां से निकला, और एक चार्ज जब यहां से निकला तो ये तो चार्ज 1 माइक्रोकूलम्स हुआ, लेकिन ये जो चार्ज निकला इसमें गया नहीं। क्या ऐसा संभव है? एक चार्ज तो छोटा हो गया लेकिन दूसरा चार्ज बड़ा नहीं हुआ, यानी कि दूसरे बॉडी का जो चार्ज है वो उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। तो क्या ये पॉसिबल है? तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी इंटरेक्शन होगा तो इस सिस्टम के अंदर ही इंटरेक्शंस होगा, और ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए चार्ज को बोला जाता है कि चार्ज जब भी होगा तो कंजर्व होगा। किसमें? आइसोलेटेड सिस्टम की ही बात करेंगे। जब आइसोलेटेड सिस्टम के बाहर होगा तो वो बात की बात है, लेकिन जब तक ये आइसोलेटेड सिस्टम में होगा उस रूल का पालन नहीं करेंगे, वो प्रॉपर्टी यहां फॉलो नहीं किया जाएगा। बहरहाल अगर इसको हम ये कह सकते हैं कि मान लिया जाए कि ये एक स्पेस है और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, अगर किसी समय यहाँ पर क्यू चार्ज, या कह सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज क्रिएट होता है, तो ठीक उसी समय इस पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज क्रिएट होगा। तो जब क्यू चार्ज क्रिएट नहीं हुआ था तो इस पॉइंट का जो चार्ज था वो न्यूट्रल था, यानी कि यहां पर इस पॉइंट का जो नेट चार्ज था वो तो 0 था। और जब ये प्लस क्यू चार्ज क्रिएट हुआ तो इसी समय जब माइनस क्यू चार्ज क्रिएट होता है तो द नेट चार्ज ऑफ दिस पॉइंट विल बी 0। यहां भी नेट चार्ज 0 हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट्स पर एक चार्ज, इस पॉइंट्स का चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 है, अगर क्यू डिस्ट्रॉयड होता है तो उसी समय नेगेटिव क्यू भी डिस्ट्रॉयड होगा। तो इस स्थिति में भी जो है नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा। तो इससे तो समझ आ गया ना कि किसी भी स्थिति में जो हमारा नेट चार्ज है सिस्टम का वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देन वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वी कैन से दैट law of conservation of charge, law of conservation of charge, ठीक है, state that for an isolated system, an isolated system, ठीक है, the net charge always
always remains constant, remains constant। ठीक, तो ये हुआ हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी स्थिति में चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, लेकिन ये जो फॉर्मेशन है किसके लिए है, एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है। अच्छा, अब नाउ इन लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, quantization of charge। Third, quantization of charge। okay ओके अच्छा, अब हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि ये जो हमारा चार्ज का बेस है वो कहाँ पर है, कौन सा एलिमेंट्री चार्ज है जो ब्रह्मांड में या हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। इसको समझने के लिए हम ये जानते हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड में या हमारे अराउंड अस, हमारे चारों ओर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो मॉलिक्यूल्स से बने हैं, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम से बने हुए हैं, और एटम के पास 3 पार्टिकल्स होता है। एटम किससे मिलके बने होते हैं, तो एटम्स के न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन्स पर जो चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर जो चार्ज मिलेगा वो +E मिलेगा, और यह बराबर होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम्स के, जो पॉजिटिव फॉर्म में होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स होगा, इस पर चार्ज नेगेटिव ही होगा, और ये इतना नेगेटिव चार्ज होता है। और इसके बाद एक और पार्टिकल्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन। और इस पर चार्ज कितना होता है, 0। अब हम क्या करते हैं कि एक एटम्स को क्रिएट करते हैं। मान लिया जाए कि कोई एक एटम्स है और जिसके न्यूक्लियस में जो है, न्यूक्लियस में चूंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होने के कारण जो है इस पर चार्ज पॉजिटिव होता है। तो इसमें मान लिया जाए कि 8 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, तो 8 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होने के कारण इस पर जो टोटल चार्ज होगा न्यूक्लियस का वो कितना हो जाएगा, 8E के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 8E के बराबर हो जाएगा। तो अब जो इसके पास प्रोटॉन्स का चार्ज है 8E पॉजिटिव, तो इसके अराउंड अस जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उस पर चार्ज कितना हो जाएगा। तो हमने ये तो पहले ही पढ़ लिया, Z = E = P। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सीधा सीधा बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, यदि प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पर 8E इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हो जाएगा। तो इस केस में तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो एटम्स है वो न्यूट्रल हो गया, यानी कि नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। नेट चार्ज 0 हो जाएगा। अब अगर हमको इस एटम्स को चार्ज करना है तो कैसे करेंगे चार्ज। तो इस एटम को चार्ज करने के लिए या तो हमें एक इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर करना होगा या फिर हमें एक इलेक्ट्रॉन्स यहां से देना होगा। तो इनकेस मान लीजिए
कि यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं, सो इस पर अब नेट चार्ज कितना आ गया, नेट चार्ज कितना मिला हमें, तो नेट चार्ज मिला +8, और अब जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो एक बाहर हो गया, तो सेम है, बिकॉम्स +1। इसका मतलब है कि अब ये जो है एक चार्ज जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर करते हैं तो इस पर चार्ज +1 हो जाता है। अब इनकेस अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन से हम इसको रिकवर करा दिए, तो अब इसके पास जो पहले 8 था अब कितना हो गया, 9। सो इसके पास +8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स और -9 इलेक्ट्रॉन्स, और इट विल बी -1 इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्ज कितना हो गया, -1। अब तो क्लियर हो गया, यहां से क्लियर हो जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि चार्ज करना है तो या तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकालेंगे। ठीक है। अब यदि मान लिया जाए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है जो न्यूट्रल बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है जो न्यूट्रल बॉडी है, और उस न्यूट्रल बॉडी में ये एक न्यूट्रल बॉडी, अब ये जो है न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब है कि इसमें जो चार्ज है, नेट चार्ज है, इस बॉडी का जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब हम इसमें चार्ज करने के लिए इसमें मिनिमम चार्ज कितना दे सकते हैं, तो इसमें हम मिनिमम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब हम एक और चार्ज दे देते हैं, इसको एक और चार्ज इसमें डाल दिए, तो एक और चार्ज डाल दिए, तो अब इस पर नेट चार्ज कितना हो गया, तो ये हो गया 2e। अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज डाल रहे हैं तो ये इस केस में हो गया, एक और चार्ज अगर हम डाल दें तो ये हो जाएगा 3e। इस प्रकार से हम बहुत सारा चार्ज अगर डाल दें तो ये चार्ज होते जाए, और इस पे चार्ज की संख्या जो है। अब यहां पर देखेंगे कि अगर मान लिया जाए कि पुनः इस बॉडी को न्यूट्रल करना होगा तो हमें चार्ज यहां से बाहर करना होगा, या फिर कहें तो अगर हम इस बॉडी को मान लिया जाए कि ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी है और इसमें हम चार्ज डालते हैं +e चार्ज डालते हैं, तो अब यहां से मिलेगा हमें +e चार्ज, फिर एक और +e चार्ज इसमें डाल देते हैं तो ये हो जाएगा +2e चार्ज, फिर एक और चार्ज अगर हम पॉजिटिव डालते हैं तो +2e, 3e हो जाएगा पॉजिटिव। इस प्रकार से हम इसमें चार्ज डालते चले जाएंगे। और ध्यान देने की बात है कि जब किसी भी एटम से चार्ज इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करता है तो वैसे एटम्स को हम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, आयन। ठीक है, आयनिक एटम्स कहते हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि जो चार्ज पॉसिबल है वो इस फॉर्म में पॉसिबल है। तो जो भी पॉसिबल चार्ज हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, या तो E मिल रहा है, या तो फिर हम कह सकते हैं 2e मिल रहा है, या फिर 3e मिल रहा है, या फिर हम कहें तो पॉजिटिव 2e मिल रहा है, या फिर हम कहें तो नेगेटिव 2e मिल रहा है, 3e मिल रहा है पॉजिटिव, इस प्रकार से मिल रहा है। यहाँ पर चार्ज जब 0 होगा तो हम अगर मान लीजिए कि चार्ज इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तो 0 भी चार्ज मिलेगा, और 0 को हम 0e भी कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से चार्ज हमें मिलता चला जाएगा। तो ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, यहां पर 2 क्या है, देखिए 2 क्या है, ये इंटीग्रल है। तो हमें तो यहां से क्लियर हो गया कि जितना भी जो चार्ज का फॉर्मेशन यानी कि जो इसका बेसिक फॉर्मेशन मिला वो Ne के बराबर मिला, और ये n क्या है, यहां पे n है इंटीजर्स।
इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। सो यहाँ पर जब हम इस नेट चार्ज की कल्पना करेंगे इस केस में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q बराबर एन। अगर नेट चार्ज मान लीजिए कि हम Q बना देते हैं, तो Q बराबर एन प्लस माइनस। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कि द फैक्ट दैट all observable observables charge are always ठीक है, सम इंटीग्रल ठीक, सम इंटीग्रल मल्टीपल, सम इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ elementary charge is known as quantization of charge, ठीक। अब एक चीज ये तो हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लेकिन इस केस में आप एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि ये जो एलिमेंट्री चार्ज है, कभी कभी हम देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्री चार्ज है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जो बेसिक मिनिमम चार्ज है, वो यहाँ पर हम इतना टेकअप करते हैं, या तो मिनिमम चार्ज, बेसिक चार्ज या तो पॉसिबल जो है वो या तो प्लस ई होगा, या फिर क्या ये हर जगह सही होता है? तो नहीं, हमारा आंसर होगा कि नहीं। कोई बहुत सारे हम आगे चल के देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल के ही तौर पे हम आपको लेते हैं क्वार्क्स में ये देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि क्वार्क्स दो प्रकार का होता है, एक अप क्वार्क होता है, एक डाउन क्वार्क होता है, एक डाउन क्वार्क। तो अप क्वार्क में हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन्स और फिर प्रोटॉन्स, तो ये मिलता है पॉजिटिव अप क्वार्क में 2/3 के बराबर, और यहाँ मिलता है आपको डाउन क्वार्क में मिल जाएगा 1/3 नेगेटिव। सो लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में इसका जो है कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, तो इसलिए जनरली हम जो बेसिक एलिमेंट्री चार्ज है, जो मिनिमम एलिमेंट्री चार्ज है, वो या तो एक इलेक्ट्रॉन का और या फिर हम एक प्रोटॉन का कवर करते हैं। तो ये हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक्स में क्लियर करेंगे, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक्स मिलेगा वो मिलेगा कूलम्ब्स लॉ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ का फैक्टर फॉर्म भी देखेंगे और स्केलर फॉर्म भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।